नमस्कार। अगर कोई व्यक्ति जुड़ सके हों और आवाज़ अस्पष्ट जा रही हो तो कृपया मुझे सूचित करें। कोई एक कमेंट आ जाए तो मैं किसी एक टिप्पणी से संतुष्ट हो लूँ कि आवाज़ जा रही है, तो मैं शुरू करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी, आपको सादर प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूँ मैडम के प्रति और पथगामिनी सोशल मीडिया पेज को कि आज दरअसल दो अवसर को एक साथ समेटकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। 10 जनवरी जिसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और परसों 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, तो इन दोनों कड़ियों को समेटकर एक संक्षिप्त उद्बोधन का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। आदरणीय पंकज तिवारी जी पटल पर उपस्थित हैं। जी स्वागत, आवाज़ आ रही है, बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं शुरू करता हूँ, लोग जुड़ते रहेंगे। देखिए, मैंने अभी अभी स्पष्ट किया कि दो चीज़ों को मुझे समेटना है। एक तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ बातें रखनी है और युवा दिवस के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को संबोधित करते हुए मैं थोड़ी सी कोई सैद्धांतिक बातें नहीं, जो व्यवहारिक बातें हैं वही कुछ चीज़ें मैं सामने रखूंगा। एक प्रश्न उठता है कि विश्व में या वैश्विक पटल पर अगर हम कहें तो हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें कहाँ तक उससे संतुष्ट हुआ जा सकता है और किन चीज़ों की आवश्यकता है कि उसे वैश्विक पटल पर एक सम्मानित स्थान प्राप्त हो। तो सबसे पहले कि एक चीज़, हिंदी भारत की एकमात्र भाषा है। बाकी भाषाएं, बोलियां, ये सब कुछ इसके हिस्से हैं, इसके अंग हैं। ठीक उसी तरह जैसे हिंदुस्तानी हमारा एकमात्र कौम है, हमारा एकमात्र धर्म है, बाकी के धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर वर्ग में अलग अलग जातियां, ये सब जैसे एक वृक्ष की कई शाखाएं फूटती हैं, उसी तरह से हमारे लिए है। जैसे आप देखिए कि हिंदुस्तान में इतने सारे संप्रदाय हैं, धर्म हैं और उन सभी में कई जातियां फूटकर आती हैं। सभी को समेट कर चलना वही हिंदुस्तान की एकमात्र पहचान है। हिंदुस्तान की पहचान ही विविधता में एकता है। यहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती है, इतनी बोलियां बोली जाती है, जिसको लोग अपने शोध में गिनते हैं, लेकिन फिर भी वह एक कुछ हद तक ही वह शामिल हो पाता है। बहुत सारी चीजें वहां भी छूट जाती है और उस विविधता को एक जगह, एक मंच पर लाने का, संजोने का काम हिंदी करती है। मैं दो नाम प्रमुखता से लेना चाहूँगा अभी। आदरणीय डॉक्टर बद्री नारायण सर गुरुदेव हैं और पटल पर उपस्थित हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ, तो इसका श्रेय मैं श्री चरणों में अर्पित करता हूँ कि सर ने कुछ बोलना सिखलाया और उसी का प्रतिफल है कि मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। आदरणीय रत्नेश्वर सर उपस्थित हैं। कल भी 1.5 घंटे तक उन्होंने मुझे समय दिया और आज
मुझे पता है कि कितनी व्यस्तता थी उनके साथ, उसके बावजूद वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय DS तोमर सर, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। और देखिए कि हिंदी की जो मैं बात कर रहा था, तो विश्व स्तर पर यह हमारे लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। विश्व स्तर पर हिंदी की जो भी स्थिति है वह निराशाजनक नहीं है। निराश हिंदी की स्थिति अगर कहीं करती है तो वह अपने देश में। अगर मैं अपने पिता का अपमान करूं, अपने माता का अपमान करूं, तो वह उस अपमान से कहीं बढ़कर है कि कोई दूसरा उनका अपमान कहीं करता है। अपने द्वारा किया गया अपमान, अपनों के द्वारा किया गया अपमान और दूसरे के द्वारा किए गए अपमान में बहुत अंतर आ जाता है। तो हिंदी की अगर देश में हम कहीं सुन ले कि किसी ने इसका अपमान कर दिया, तो उसके लिए आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सोचने की आवश्यकता यह है कि क्या हम हिंदी को वास्तविक स्थिति में, जो उस सम्मानित जो इसकी स्थिति होनी चाहिए, वहां तक हम उसको ला सके हैं। अगर हम उसको सम्मान की अधिकारिणी बना देंगे तो विश्व समुदाय स्वयं ही उसको सम्मान देना शुरू कर देगा। आज भी हम देखते हैं एक परंपरा चली है, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे जब बात करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार ने एक अच्छी योजना लाई, उनकी पहल को सकारात्मक कहा जा सकता है कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा के लिए यह रास्ता निकाला कि वह शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में दी जाए। क्योंकि मातृभाषा, जैसे माँ को बच्चा तुरंत पहचान जाता है, वैसे मातृभाषा से उसका जो संबंध है वह बहुत निकटता से स्थापित होती है और उस भाषा में उसको किसी भी चीज को सीख पाना उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हिंदी को जिस समय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हम देखते हैं, तो उसी समय से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक पुरजोर प्रयास किया गया। इसमें हिंदी भाषी लोगों के साथ साथ अनेक नाम ऐसे हैं गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का कि उन्होंने हिंदी को स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज हिंदी पूरी तरह से उन अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतर सकी है और इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। यह दोष हमारा है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, आरंभिक दौर से ही उनको वैसी शिक्षा दी जाती है जिसमें वो हिंदी अच्छी बोल भी नहीं पाते हैं, हिंदी से उनका परिचय नहीं हो पाता है। मैंने कई बच्चे देखे हैं, घर में होते हैं, आस पड़ोस में होते हैं, उन बच्चों को अगर प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको अगर आप कहिए हिंदी की कोई किताब उनको दे दी जाती है, कोई चीज़ आप अखबार का टुकड़ा है, कुछ भी है, उनको दे दीजिए और बोलिए कि बाबू थोड़ा इसको पढ़ दो, तो वह विचलित हो जाता है। तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें बाद में वो सीखेंगे, पहले वो हिंदी सीखेंगे, मातृभाषा को सीखेंगे, राष्ट्रभाषा को सीखेंगे। और हिंदी तो एक बड़े वर्ग की मातृभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। तो हिंदी को सीखना सबसे पहले आवश्यक है कि बच्चे हिंदी सीखें और यह तभी संभव हो सकेगा जब अभिभावक यानी हम लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। मैं एक छोटा सा उल्लेख करता हूँ। मेरी बहन दिल्ली में रहती है, बड़ी है, उसके बच्चे अक्सर फ़ोन करते हैं, छोटे छोटे 7 साल 5 साल इस तरह के बच्चे हैं, वो फ़ोन करते हैं। तो भगिनी बोली कि मैं एक पोयम सुनाती हूँ। ठीक है बाबू, सुनाइए, आपने पोयम याद किया, अच्छी बात है, आप सुनाइए। तो उन्होंने एक अच्छी हिंदी कविता सुनाई जो उसके पाठ्यक्रम में था या जो उसने याद कर रखी थी। तो मैंने सुन ली, ध्यानपूर्वक मैंने उसकी कविता सुन ली और उसके बाद मैंने उसे कहा कि बेटा आपने तो कहा था कि मैं पोयम सुनाता हूँ, आप पोयम तो सुनाए नहीं। बोली ये पोयम ही तो था। बोले नहीं बेटा, पोयम तो अंग्रेजी वाली होती है, इसके लिए तो एक शब्द है, इसको तो हम लोग कविता बोलते हैं। तो बोली हाँ तो मैं पोयम भी सुनाती हूँ। उसके बाद उसने अंग्रेजी में पोयम भी सुनाया। तो दोनों चीज़ें सीखना जरूरी है, लेकिन यह टोकना मुझे आवश्यक लगा
कि बच्ची हिंदी कविता सुना रही है, यह मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन वह कविता न कहकर पोयम कह रही है। इस चीज में थोड़ा सा अगर हम लोग कोशिश करें, करना कुछ नहीं है, बस एक बार उसको टोक देना है। एक बार हम उसको टोक देते हैं, उसके बाद वह स्वतः उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, उसको व्यवहार में लाना शुरू कर देते हैं। तो आदरणीय विजय तिवारी किसलय सर, प्रणाम सर, सादर अभिवादन आपका। तो इस क्रम में मैं एक चीज और यहाँ रखना चाहूंगा कि हम लोग देखिए, विदेश जाने का सपना एक सुखद स्वप्न में है। सुखद स्वप्न देखिए तो अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे देश हम लोगों ने ख्वाब में संजो रखे हैं। वहाँ जाना है, वहाँ नौकरी करनी है, वहाँ नौकरी मिलेगी, अच्छी कमाई करेंगे, अच्छा जीवन होगा। लेकिन यह एक स्वप्न है, और स्वप्न सच हो यह आवश्यक नहीं है। आज के अखबार में एक खबर मैंने फेसबुक मैंने खोला था, अखबार के की छायाचित्र किन्हीं ने लगा रखा था अपने पटल पर। उसमें लिखा हुआ था कि कनाडा में भारतीय मूल की लड़कियां पढ़ाई के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में लगी हुई है। पढ़ाई के लिए खर्च उतारने को उनको जिस्म फरोशी के धंधे में जाना पड़ा। तो यह विदेशों की स्थिति हम दूर से देखते हैं, हमको दिखता नहीं है, लेकिन अमेरिका जिसकी इतनी चर्चा होती है, अमेरिका वही देश है जहां पर बंधुआ मजदूर की परंपरा भी रही है। तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाने वाला हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन ही गुजार रहा हो, यह कहीं से आवश्यक नहीं है। तो हम उस सपने को देखते हैं, और उसी सपने को साकार करने के लिए बचपन से ही बच्चे में कोंच कोंच कर अंग्रेजी सिखाते नहीं है, कोंच कोंच कर भर देते हैं, जबरन उनमें ठूस देते हैं। अगर समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी, तब वह अपनी भाषा को भी समझ सकेगा और दूसरी भाषा को भी समझ सकेगा। लेकिन हम जबरन अगर कोचेंगे, तब वह उसके लिए कष्टदायक ही होगा, वह उसमें विकास नहीं कर सकता है। खैर, मैं एक छोटी सी पृष्ठभूमि, आज बहुत अधिक बात नहीं करूंगा, और बहुत जल्दी मैं अपनी बातों को समाप्त करने के इरादे से ही, चूंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज मैं देख रहा था कि बड़ा व्यस्त उनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त थी, और उसके बावजूद उस समय निकाल कर उपस्थित हुए। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की जब हम बात करते हैं, चूंकि वहीं से विश्व हिंदी दिवस की अवधारणा फूट कर आती है, तो 1975 में इस उद्देश्य के साथ कि वैश्विक धरातल पर अलग अलग देशों में जब हम हिंदी की स्थिति पर चर्चा करेंगे, उसकी संस्कृति को हिंदी में अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम वहां प्रस्तुत करेंगे, तो हिंदी का प्रचार प्रसार उस देश में होगा, उस देश के विश्वविद्यालयों तक पहुंचने में हिंदी को सुगमता होगी। इस उद्देश्य से उस समय प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी थी, और उन्हीं के समय में 1975 में इसी अवधारणा के तहत विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई कि विश्व में अलग अलग देश में अलग अलग वर्ष में उसकी एक रूपरेखा बनती है, भारतवर्ष में भी और विश्व के अलग अलग प्रांतों में उस रूपरेखा के तहत कामकाज एक जितने भी दिनों की उसकी रूपरेखा हो, जो भी उसके सूचीबद्ध की गई है, पहले से एक रूपरेखा तय है, और उस रूपरेखा के तहत हम उसको क्रियान्वित होते देखते हैं। हमारे विद्वान वहाँ रहते हैं, वहाँ के विद्वान उस बीच बुलाए जाते हैं, और उन सबों के बीच हिंदी की स्थिति पर चर्चा की जाती है। हिंदी को विकास के पथ पर अग्रसर करने के उद्देश्य से जो भी हमारी योजनाएं होती है, उसको हम सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी क्रम में 2006 ईस्वी में उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने इस विचार को स्थापित किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस दिन 10 जनवरी 1975 में जो स्थापित रूप से हम विश्व हिंदी सम्मेलनों की जो शुरुआत कर रहे थे, तो उसी तिथि को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में आयोजित करें, और उस दिन वैश्विक पटल पर हिंदी की जो स्थिति है उस पर चर्चाएं हो, कुछ विकास की रूपरेखाओं को क्रियान्वित किया जाए। लेकिन यह चीज एक संतोषजनक अवश्य है कि आज की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं
तो विश्व के अनेक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी भाषा तो बहुत कम प्रयोग में हो रही है, कम प्रयोग में आ रही है, लेकिन वहां के विश्वविद्यालयों में लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहां के छात्र छात्राओं को। और उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी रोजगार परक भाषा के रूप में, उसको स्थापित करने के लिए। और आज की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का संभव है कि समर्थन ही मुझे मिलेगा कि आज अंग्रेजी जन समुदाय की भाषा हो गई है और हिंदी ही शिक्षित समुदाय की भाषा हो गई है। एक समय ऐसा था जब हिंदी हमारी जन समुदाय की भाषा थी, कोई भी बोलते थे, लेकिन अंग्रेजी कुछ शिक्षित वर्ग वही बोल पाते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं, आज के समय में हम चर्चा करते हैं तो बिल्कुल इसके विपरीत हम चले गए हैं। आज नमस्कार शब्द का प्रयोग कम होता है, प्रणाम शब्द का प्रयोग कम होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सभी बोलते हैं। वो शिक्षित हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी आज शिक्षित वर्ग की भाषा है और अंग्रेजी जो हम कह सकते हैं कि निज भाषा तो नहीं ही है, पराधीनता की भाषा है। लेकिन भाषा कोई भी हो, सीखने की आवश्यकता है, सीखने की जरूरत है। आदरणीय गुरुदेव पटल पर मौजूद हैं और वो नियमित रूप से पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम लोगों को जब पढ़ाते थे वर्ग में, तो कई रचनाकारों का जिक्र किया करते थे कि उसको पढ़ो, अंग्रेजी में भी पढ़ो। उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका, इसके लिए सर से माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से प्रोत्साहन होना चाहिए, चीज़ों को सीखने की आवश्यकता होती है, उस तरह से सब कुछ मौजूद रहा। वो सारी चीज़ें तो बच्चों को सिखलाने की आवश्यकता है। अगर वो 2, 4, 8, 10 भाषाएं सीख पाते हैं तो और अच्छी बात है। आज हमारे चर्चा के केंद्र में स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका शिकागो गए थे, वहां जब धर्म सभा में उनको बोलना था, जानते थे 7-7, 8-8 भाषाओं का ज्ञान रखते थे लोग। लेकिन विदेशी भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ अपनी भाषा में यदि हम चूक जा रहे हैं, दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं और अपनी भाषा से हमारा परिचय नहीं हो पा रहा है, तो यह हमारी कमजोरी कही जाएगी, यह शक्ति तो नहीं हो सकती है। तो इन्हीं चीजों को कि कैसे हम विश्व स्तर पर ले जाने से पहले उसको आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें। भारत में जहां की भाषा है, मूल भाषा भारत की जो हिंदी है, उस हिंदी को भावनाएं तो हिंदी में ही उमड़ती है। जी मैडम, बिल्कुल, भावनाएं हिंदी में ही उमड़ती है, हम स्वप्न हिंदी में ही देखते हैं। लेकिन अब ऐसा प्रायोजित किया जा रहा है कि बच्चे स्वप्न भी अंग्रेजी में देखें, स्वप्न भी हिंदी में नहीं देखें, उनकी भावनाएं भी हिंदी में नहीं उमड़े, यह कोशिश की जा रही है। हालांकि यह कोशिश जबरन किसी चीज को लादने के बराबर ही है, उससे बहुत कुछ फायदा पहुंचता नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज है। शिवनंदन जी, बहुत आभार आपका, आप पटल पर उपस्थित हैं हमारे बीच। तो विश्व भाषा के रूप में हिंदी को शामिल की जा रही है। बहुत हद तक हम इस प्रयास में सफल भी हुए हैं, क्योंकि कोई ऐसा देश नहीं है जो आज भले उसको प्रशिक्षित करना पड़ रहा है, वो प्रशिक्षित कर कर ही अपने लोगों को तैयार कर रहा है, लेकिन उसको तैयार करना पड़ रहा है। क्यों तैयार करना पड़ रहा है? आज पूरा विश्व एक बाजार है और बाजार के दौर में मैं खरीदार हूं, मैं तभी खरीदूंगा जब आपसे मैं भली प्रकार संप्रेषण कर सकता हूं। अगर मैं वस्तु को टटोल सकता हूं, अगर मैं वस्तु के विषय में नहीं जान रहा हूं, वह मेरी कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है, तो मैं उसे नहीं खरीदूंगा, मैं उसे त्याग दूंगा। तो आज आप देखिए कि चाहे वह चीन का ही बना हुआ क्यों ना हो, जापान का बना हुआ क्यों ना हो, फ्रांस का बना हुआ क्यों ना हो, कोरिया का बना हुआ क्यों ना हो, हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, बहुत सारी मशीनरियां होती है।
लेकिन उसका आप देखिए कि उसमें ऐसी क्षमता उनको विकसित करनी पड़ी है कि वह हमारी भाषा के अनुकूल हो। एक चीज मैंने अभी कहा कि आज शिक्षित लोगों की भाषा हिंदी हो गई है, अंग्रेजी कोई व्यवहार में ला रहे हैं, किसी के भी व्यवहार में काम में आ जा रही है, अंग्रेजी से उनका काम चल रहा है। एक उदाहरण मैं आपको बतला दूं, मैं इस फोन से ही अभी जुड़ा हुआ हूं तो इसको मैं दिखला नहीं सकता हूं आपको सामने करके। तो इसमें मैंने जितनी भी चीजें हैं सबको मैंने हिंदी में रखा हुआ है। एक बार मैं गया, कोई काम नहीं हो पा रहा था फोन में, मैंने दुकान में दिया तो दुकानदार ने उसको खोला, थोड़ी देर देखा, उसके बाद बोला कि भैया इसकी सेटिंग आप अंग्रेजी में करके देख दीजिए, हिंदी में मुझे नहीं पता चल रहा है कि कहां से ठीक करना है। तो ये स्थिति, अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि इस पर हम खुश हो या दुखी हो, लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय बाजार है उसी बाजार में मोबाइल को मरम्मत करने वाला एक व्यक्ति कह रहा है कि अंग्रेजी में मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसकी सेटिंग को आप हिंदी में मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसकी सेटिंग को आप अंग्रेजी में करके दीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि क्या समस्या है और उसको कैसे ठीक कर सकूंगा मैं। तो यह स्थिति हमारे बीच है। लेकिन हिंदी आज भारतवर्ष में कहीं भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मैं गया था, मैं कर्नाटका में मेरा जाना हुआ था, मैं बेंगलुरु तक गया था, वहाँ भी जो जहाँ जहाँ जाना हुआ, जिन लोगों से जुड़ा वो हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। कहीं पर ये स्थिति नहीं है कि आज हिंदी लोग नहीं समझ पा रहे हैं या हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। सभी जगह सुगमता से काम हो गया, हिंदी में काम हुआ, कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन एक चीज, वैसे राजनीति की ओर हर चीज को मोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक चीज जो मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे लोग उसे समर्थित होंगे, समर्थन सारे लोगों का प्राप्त होगा, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं उसमें एक चीज कि आज जो वर्तमान सरकार है उस सरकार में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, या फिर अमित शाह, या जो भी बड़े बड़े नेता हैं, हिंदी में भाषण देते हैं, जोरदार हिंदी बोलते हैं, कहीं से भी कोई संदेह नहीं है, उनका प्रेम भी है। लेकिन बहुमत की सरकार होने के बावजूद उनकी समस्या निरंतर रही, और निरंतर जब उनकी सरकार नहीं थी तब वो कहते रहे कि क्यों नहीं हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को घोषित कर रहे हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर रहे हैं। आज उनकी सरकार है, बहुमत में सरकार है, वो तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं, तो उनका ध्यान एक वक्त के लिए भी ऐसा क्यों नहीं, एक समय के लिए भी उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है कि इस समय हम चाहें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं। और अगर हिंदी एक बार राष्ट्रभाषा घोषित हो जाती है तो आज जैसे तिरंगे का कोई अपमान करता है वह राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का अपमान करता है वह राष्ट्रद्रोह है, तो उसी तरह हिंदी को आप सम्मान दे या ना दे, लेकिन हिंदी की अपमान कोई नहीं कर सकेगा, यह तो निश्चित हो जाएगा। तो इस ओर सरकार का थोड़ा सा अभी सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है, यह थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि विपक्ष में रहते हुए ये उसी दल की सरकार है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुए हैं। उनकी कविताओं को जब सुनता हूं, उनके भाषणों को जब सुनता हूं तो लगता है कि अरे हम लोग जिस हिंदी को बोल रहे हैं वह तो बिल्कुल बचकानी हिंदी है, जो ओज है, जो स्वर है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का समर्थन जिस दल को रहा है, उस दल की सरकार है, तो कम से कम एक काम यह होना चाहिए, अगर ये व्यक्तिगत मत है और इससे बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि वर्तमान सरकार को इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर वो ऐसा कर जाती है, वह सरकार ऐसा कर पाती है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी भारतवर्ष के लिए। 70 वर्षों से, और 70 वर्ष क्या, उससे पहले से हम इस प्रश्न को झेलते आ रहे हैं, इस समस्या को झेलते आ रहे हैं। चुटकियों में समाधान हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया जाता है तो। चलिए, खैर
मैं आगे बढ़ता हूँ। यह एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ प्रसंग है और मुझे लगा कि अगर हम विश्व में इसको स्थापित करने की बात करते हैं तो उस पर एक चर्चा कम से कम यह अवश्य होनी चाहिए कि विश्व में स्थापित करने से पहले उसे हम देश में कैसे स्थापित करते हैं, अपने राष्ट्र में कैसे स्थापित करते हैं, यह बहुत आवश्यक है, यह परम आवश्यक है। तो जरूरी है कि हिंदी को हम अपने जन जीवन में अंगीकृत करें। और एक चीज मैंने एक प्रश्न रखा था अपने पटल पर कि मैं चर्चा करूंगा कि हिंदी को युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं। युवा दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, तो युवाओं को हिंदी से क्या अपेक्षाएं हैं और हिंदी को युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं, इस चीज पर मैं एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा। यहाँ विजय तिवारी किसलय सर हैं हमारे बीच उपस्थित है। तामेश्वर शुक्ल तारक जी, बहुत स्वागत सर, आपको नमस्कार करता हूं मैं। और कुछ चेहरे, पंकज तिवारी जी हैं, सादर नमस्कार सर। दोनों गुरुदेव रत्नेश्वर सर और बद्री नारायण सर उपस्थित हैं, पटल पर दिख रहे हैं। सादर चरण वंदना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और कई सारे चेहरे ऐसे होते हैं जो पटल पर दिख रहे होते हैं लेकिन उनको पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। तो मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उन सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ता हूं कि आज के समय में और दक्षिण भारत में भी हिंदी बोली जा रही है। संतोषजनक स्थिति हो या ना हो, लेकिन हिंदी बोली जा रही है। दक्षिण भारत के अनेक विद्वान हमारे सामने उभर कर आते हैं जो हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। उनकी साहित्यिक चीज़ों को जब हम देखते हैं तो बड़ा विस्मय होता है कि दक्षिण भारत में भी हिंदी, पश्चिम बंगाल वगैरह में हिंदी की स्थिति बहुत बुरी नहीं रही है। राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर हिंदी चोटिल होती रही है लेकिन बहुत बुरी नहीं है। गुजरात में, महाराष्ट्र तो कहिए तो एक फिल्म सिटी के रूप में जिसको हम लोग कहते हैं, तो हिंदी के लिए वहाँ बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यह अलग बात है कि एक शिकायत हिंदी भाषियों की है कि जो लोग हिंदी फिल्में बना कर ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, वह भी अगर कहीं और बोलना हो, फिल्मी दुनिया से बाहर बोलना हो, तो हिंदी में नहीं बोल पाते हैं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होती है, वो जान नहीं पाते हैं या इसे बोलने में किसी प्रकार की तौहीन है, उनको लगता है कि कद छोटा हो जाएगा। तो ये उनका व्यक्तिगत सोच है। तो एक चीज कि मैंने अभी विषय जिस चीज पर कहा था कि युवाओं से भी हिंदी को अपेक्षाएं हैं और हिंदी से भी युवाओं की अपेक्षाएं हैं। और वह अपेक्षाएं क्या है? तो युवा रोजगार परक भाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते हैं। हिंदी में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ संभावनाएं बढ़ाने की आवश्यकता भी है और ऐसा नहीं है कि हिंदी में रोजगार की संभावनाएं वर्तमान समय में मौजूद नहीं है। अभी भी अनंत संभावनाएं हैं। अगर छात्र अच्छे से हिंदी को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से वे हिंदी माध्यम से अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में रोजगार परक भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण भी कर सकते हैं। मैं खुद हालांकि इसका श्रेय मैं पुनः गुरुजनों को दूंगा और मैं खुद हिंदी का प्राध्यापक हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। कोई बहुत समय नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि बहुत समय। मैंने 2017 में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और 17-18 के दौरान ही नेट हुआ, उसी दौरान पीएचडी और उसी दौरान बहुत बगैर 10-20 वर्ष इंतजार करे उसी समय से किसी न किसी माध्यम से रोजगार में रहा हूँ। तो वह जो भी छोटी कमाई हो, बड़ी कमाई हो, लेकिन वह कमाई तो हिंदी के माध्यम से हो जाती है। आज बैंकों में हम देखते हैं, रेलवे में देखते हैं, विभिन्न कार्यालयों में देखते हैं, वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग एक अच्छे स्थान पर, ऐसा नहीं है कि उनको कोई छोटी मोटी नौकरी दी जाती है, मामूली चपरासी या क्लर्क की नौकरी मिल जाती है।
अच्छी नौकरी उनके लिए इंतजार कर रही होती है, बशर्ते कि उस स्तर पर तैयारी करनी होगी। जब हम छोटी छोटी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्लर्क बनने की तैयारी करते हैं, तो हम गंभीर अध्ययन करते हैं। लेकिन हिंदी में अध्ययन से अवश्य हमको लगता है कि नहीं, बगैर अध्ययन के ही हिंदी हमको रोजगार दे दे, तो यह संभव नहीं है। जैसे आप अन्य परीक्षाओं के लिए, अन्य चीजों से जुड़ने के लिए आप उसको समय देते हैं, उसको समझते हैं, उसमें मन लगाते हैं, दिल लगाते हैं, वैसे ही आवश्यक है कि आप हिंदी में भी मन लगाएं, उसको अपना समय दें। और यह समय नहीं दे पाने का ही दुष्परिणाम है कि आज आप देखिए हमारे बीच हमारे देश में हमारे साथ हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं तकनीकी शब्दावली आयोग में, वहाँ बैठते हैं जहाँ तकनीकी शब्दावली आयोग में तकनीकी शब्दों का निर्माण किया जाता है, हिंदी में शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ हम क्या देखते हैं, अनावश्यक रूप से ऐसे ऐसे शब्दों को गढ़ देते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण कर देते हैं जिन शब्दों को समझना मुश्किल होता है। लोग भागते हैं हिंदी से, हिंदी उनको जटिल लगने लगती है। तो इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। मैं नेट की परीक्षा दे रहा था, हिंदी का बहुत अच्छा छात्र हूं या नहीं, लेकिन एक मध्यम छात्र के रूप में रहा हूं। नेट की परीक्षा दे रहा था, कई प्रथम पत्र में कई सारे प्रश्न उन्होंने ऐसे पूछ रखे थे, तकनीकी से संबंधित प्रश्न थे, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने वहां पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रखा था कि अगर अंग्रेजी वहां नहीं हो, साथ में अंग्रेजी में वो प्रश्न पत्र नहीं हो, अगर अंग्रेजी में नहीं देखें तो उस प्रश्न को समझना मुश्किल हो रहा है। तो ये क्यों होता है भाई? इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? मैं जिस विश्वविद्यालय में हूं, जहां हिंदी का प्राध्यापक हूं, हिंदी की कमाई खाता हूं, उसके एवज में पैसा लेता हूं। पिछले दिनों लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में हम लोग पढ़ा रहे थे, इसी तरह से अनेक पटल हमारे सामने उपस्थित हुए। ऑनलाइन पढ़ाई का कॉन्सेप्ट उस समय बहुत ज्यादा उजागर हुआ, हमारे सामने आया। हम बना रहे हैं, सामग्री तैयार कर रहे हैं, बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विभिन्न माध्यम से, और उसका जब हम लोगों को प्रतिवेदन बनाना है, साप्ताहिक हो, मासिक हो, आदरणीय शकुंतला तोमर मैडम जी, नमस्कार, प्रणाम मैडम, तो उसका जब साप्ताहिक या वार्षिक प्रतिवेदन बनाना है, वह प्रतिवेदन बनाकर जब मैं विश्वविद्यालय को दे रहा हूं, वह प्रतिवेदन जब विश्वविद्यालय से राजभवन भेजा जा रहा है, तब हमको उधर से संदेश प्राप्त होता है, मैसेज आता है कि कृपया आप यह प्रतिवेदन देवनागरी लिपि में ना दे करके आप इसको रोमन लिपि में दीजिए। ये क्यों है भाई? मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ा रहा हूं, और मैं उसका प्रतिवेदन रोमन लिपि में क्यों दूं? मैं लिख सकता हूं जयशंकर प्रसाद, मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं। जयशंकर प्रसाद की कविताएं मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं, और देवनागरी लिपि में भी, और रोमन लिपि में भी। लेकिन मैं क्यों दूं? इसकी आवश्यकता क्यों है? इन चीजों में जब तक हम सुधार नहीं करते हैं, अपने यहां वह सुधार नहीं आती है। आप हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, सर अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए, क्यों? ये मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मैं जैसे चाहूं वैसे करूं। मुझे पैसा जमा करना है बैंक में, मेरा पैसा है, अपने खाता में जमा करना है, मेरी इच्छा होगी मैं अंग्रेजी में भर कर दूंगा। वह जो प्रपत्र आप देते हैं, जो फॉर्म देते हैं, वह मैं अंग्रेजी में भर कर दूंगा या हिंदी में भर कर दूंगा, यह मेरी स्वेच्छा होनी चाहिए, उस पर आपका जोर नहीं चढ़ना चाहिए। इस स्थिति में सुधार हम नहीं ला पा रहे हैं। 48 रुपीज हमारे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन 48 रुपये उनके जेब में नहीं हो रहे हैं। तो यह सोचनीय है, यह चिंतनीय है। यह खुशी की बात है कि हम हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने को इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी कोशिश के साथ हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पहले हम उसको घर में
पूरी तरह से स्थापित कर दें, आदर सम्मान के साथ उसका उचित स्थान उसको दे दें, उसके बाद उसको विश्व पटल पर ले जाएंगे। आधे घंटे का समय मैं ले चुका हूं, 15-20 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। दूसरे पक्ष की ओर चलता हूं और बहुत आभार पुनः आप सबों को, आदरणीय गुरुजनों को, मित्रों को, आप सबों का बहुत आभार कि आप इस पटल पर जुड़े हैं। नहीं देख पाने के कारण मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों का नाम नहीं ले पाता हूं। आज वैसे कल इसी पटल पर मैं कविताओं को लेकर उपस्थित हुआ था और लोगों ने बड़ा संबल प्रदान किया कि शायद कुछ हद तक लिख लेता हूँ ठीक ठाक, जैसा लोगों ने कहा, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिली, गुरुजनों की जो प्रतिक्रियाएं मिली। लेकिन शिकायतों का दौर भी चलते रहता है। सरहज का फोन आया और उनका कहना था कि ससुराल में हम लोग सारे लोग, मेरे बड़े साला हैं, सरहज है, उन लोगों के सारे लोग बैठकर देख रहे थे। हम लोगों ने कमेंट भी किया, 1.5 घंटे तक आपसे जुड़े रहे, लेकिन आप लोगों ने आपने हमारा जिक्र एक बार भी नहीं किया। तो मैंने समेकित रूप से तो सबों को आभार दिया था, प्रणाम निवेदित किया था, लेकिन थोड़ी समस्या हो जाती है। पटल पर लोगों को ऐसे किन्हीं की तस्वीर दिखती है तो पहचान में आ जाते हैं, कुछ टिप्पणियों के माध्यम से पहचान में आ जाते हैं। तो बहुत आभार आप सबों का। आगे मैं देखिए दूसरे पक्ष की ओर बढ़ता हूं। एक पक्ष तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को लेकर, तो उस पक्ष से मैं जुड़ा, और दूसरा पक्ष जो परसों राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारे बीच से चले गए हो, वह आज भी युवा है। कैसे? वो आज भी युवा कैसे हैं? वो वृद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं? मात्र शायद कुछ व्यवधान आ गया था। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? अगर सुन पा रहे हैं तो सूचित करें, कोई भी एक आदमी। कृपया कोई व्यक्ति अपनी टिप्पणी से मुझे यह सूचित करें कि मेरी आवाज जा रही है। हाँ, सादर धन्यवाद सर। भूपेश प्रताप सिंह सर, सादर नमस्कार, प्रणाम। बीच में अभी कुछ व्यवधान आ गया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। तो वह व्यक्ति आज भी जो 47-48 वर्ष की अवस्था में, 63 में उनका जन्म हुआ था और 1902 में वो हमारे बीच से चले गए थे। तो इतने संक्षिप्त जीवन का, इतना संक्षिप्त जीवन काल, इतना अल्प जीवन काल, लेकिन जीवन काल कितना भी छोटा हो, अल्प हो, यह देखने की आवश्यकता होती है कि उसमें उन्होंने कितनी बड़ी जिंदगी जी ली है। ऐसा ही एक नाम हमारे सामने आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। छोटी जिंदगी समय के अनुसार और इतनी बड़ी जिंदगी कर्म के अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद एक युवा के रूप में, उत्साही युवा के रूप में, युवा उसी को कहता है जिसमें उत्साह हो। स्वामी विवेकानंद में जो अपूर्व उत्साह था, किसी भी चीज को कर गुजरने की जो जज्बा थी, जिस लहजे में, जिस जज्बे में उन्होंने कहा उठो जागो, दूसरों को भी जगाओ, जगने के बाद
पहला काम होना चाहिए कि दूसरों को भी जगाओ, उठो जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक चलते रहो। एक समय में एक ही काम करो, बाकी चीजों को बिसरा दो, पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर दो जो कर रहे हो उसमें। एक ही काम करो और उसी एक काम में पूरी की पूरी शक्ति लगा दो। यह थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्यों में से, वैसे तो उनके शिष्य परंपरा में कई शिष्य हुए हैं, लेकिन एक सम्मानित शिष्य के रूप में, परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। बचपन का नाम उनका नरेंद्र नाथ, नरेंद्र दत्त, और इन नामों से हम देखते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से उनका परिचय मिलता है, लेकिन आज विश्व उनको जिस नाम से जान रहा है वह नाम है स्वामी विवेकानंद, और वह नाम उनकी खुद की कमाई है। यह कमाई उन्होंने अपने बदौलत की, और जब गुरु के आश्रम में जाते हैं, एक छेपक सुनता रहा हूं कि जब गुरु के पास पहली बार जाते हैं तो गुरु उनसे परिचय पूछते हैं, तुम कौन हो? और उनका जवाब कि अगर मैं जानता मैं कौन हूं तो मैं आपके पास आता ही क्यों? मैं आपके पास आया हूं इसीलिए मैं आपके पास आया ही हूं कि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब एक वह समय था, वह युवा था जो ये जानने को उत्सुक था कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और एक हम हैं, आज के युवा हैं, क्या सीखते हैं? बचपन है, कुछ घिसी पिटी किताबें जो छप कर आ गई है उसको रट लेना, और उसके बाद एक नौकरी मस्तिष्क में बैठा लेना कि मुझे ये कर लेना है, और उसी के लिए जीवन समाप्त कर देना। नौकरी में गए, नौकरी की उपेक्षा, नौकरी की अपेक्षा पहले रखें, नौकरी में गए, नौकरी की उपेक्षा करते हैं, कैसे कितना धन बटोर सके बटोर कर किनारे हो जाए। नौकरी करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर नौकरी करने के लिए भी नौकरी, तो कर्म तो पूजा के समान माना गया है, वह तो श्रद्धा की योग्य होता, लेकिन नहीं, नौकरी का उद्देश्य भी कुछ अलग हो चला है। तो वह अपने आप को जानने के लिए गुरु के पास जाते हैं कि मैं अपने आप को जान सकूं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उन्होंने कहा कि मुझे युवा सन्यासियों की आवश्यकता है। मैं एक समाज का निर्माण करना चाहता हूं, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूं जहां पर धार्मिक कट्टरता ना हो, जहां पर मनुष्य को या अन्य जीवों को दुख देकर सुख का अनुभव नहीं करता हो, वह अपने सुख के लिए किसी को दुखी नहीं करना चाहता हो। ऐसे समाज का, ऐसे राष्ट्र का निर्माण मैं करना चाहता हूं। और उस निर्माण के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो मुझे उत्साही युवाओं की आवश्यकता है, जो उत्साह के साथ कुछ कर सके, बनी बनाई लीक को तोड़ सके। आज बहुत सारा ऐसा उदाहरण है, आंखों देखा मैं बतला रहा हूं। मेरे गुरुदेव आदरणीय बद्री नारायण सर ने कई बार कहा कि कबीर को इसने पढ़ा भी और जीवन में उतारा भी, आत्मसात भी किया। तो कबीरदास जब कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन देखी, तो मैं आंखों देखी बातें ही प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसी पर इतने विश्वास से कह रहा हूं कि कई ऐसे लोग मिले हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा पटल पर, लेकिन ऐसे लोग मिले हैं कि जब परंपराओं की बात आती है तो वह हर जगह जहां पर उनको लगता है कि अपने लिए सुख की बात है, वहां पर तो कहते हैं अरे परंपरा को कैसे तोड़ दूं, और जहां पर लगता है कि अरे इससे अपना सुख नहीं सध रहा है, तो वहां पर परंपरा चूल्हे में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसे युवाओं को जानता हूं
जो माँ बाप से बहुत स्नेह नहीं रखते हैं, माँ बाप से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन जब शादी करने की बात आती है, जब दहेज लेने की बात आती है, तब वो माँ बाप के श्रवण कुमार बन जाते हैं। नहीं, अगर बाबूजी ने कह दिया 20 लाख तो 18 लाख मैं कैसे कह दूं। लड़की से बात कर रहे हैं, 3-4 महीने से बातचीत हो रही है, लेकिन कह रहे नहीं नहीं, पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूं, पिता ने 20 लाख कह दिया तो मैं उसको 15 लाख कैसे कर दूं। तो ये युवा है। इन युवाओं की आवश्यकता स्वामी विवेकानंद को नहीं थी। उनको ऐसे युवाओं की आवश्यकता थी जो सन्यासी हो। युवा सन्यासियों की आवश्यकता थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे युवाओं को दे दो, उन युवाओं के सहारे मैं राष्ट्र का, समाज का निर्माण कर सकता हूं। मैं सन्यासी युवाओं के सहारे निर्माण कर सकता हूं। दोनों में क्या भेद है? युवा है, सन्यासी युवा है। तो सन्यासी युवा वह है जो सबको समान रूप से देखने की क्षमता रखता है। युवा की फौज उनको दे दी, स्वामी विवेकानंद को हमने युवा की फौज दे दी, और वह युवा ऐसे है कि कह रहे हैं आपको राष्ट्र के लिए सोचना है, वो कह रहा है नहीं, मुझे तो पहले अपनी जाति के लिए सोचना है, पहले अपने धर्म के लिए सोचना है, पहले अपने समुदाय के लिए सोचना है। कहते नहीं, सन्यासी चाहिए। सन्यासी जो चीजों से, एक चीज आप यह अलग करके देखिए कि सन्यासी पुजारी नहीं है, मौलवी नहीं है। मौलवी और फकीर अलग अलग होता है, पुजारी और सन्यासी अलग अलग होता है। पुजारी धार्मिक उन्माद फैलाता है, मौलवी धार्मिक उन्माद फैलाता है, लेकिन फकीर वह काम नहीं करता है, सन्यासी वह काम नहीं करता है। वह विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। स्वामी विवेकानंद विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित थे, और यह ऐसा नहीं है कि मैं अलग से, मेरे मन में ऐसा आया या मुझे यह विचार ठीक लगी इसलिए मैं कह रहा हूं। एक संक्षिप्त अभिभाषण उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया था, उसका एक अंश मैंने लिख कर रखा है, उसे मैं 1 मिनट में हूबहू प्रस्तुत करता हूं, और वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि वह ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे स्वामी विवेकानंद, जहां पर आडंबर नहीं हो, कट्टरता नहीं हो, प्रेम हो। वह प्रेम को महत्व देते थे, आपसी सहयोग को महत्व देते थे कि एक दूसरे का सहयोग देकर, एक दूसरे को संबल देकर कैसे हम एक नए राष्ट्र की, एक नए समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा कि सांप्रदायिक हठधर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, वह उनको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देश को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि वे विभत्स दानवीय शक्तियां न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। यह उनका मानना था कि अगर ये विनाशक शक्तियां नहीं होती तो आज हम जिस रूप में हैं, जिस विकसित रूप में हम प्रस्तुत होते हैं, उससे कहीं अधिक विकास हमारा हो चुका होता। मैडम सुधा शर्मा जी, बहुत स्वागत मैडम आपका, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं मैं आपको। रत्नेश्वर सर ने लिखा 39 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वही मैं शायद 49 में कह गया था, 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था। तो उनका एक कथन मैंने प्रस्तुत किया, एक अंश, संक्षिप्त अंश, कि वो किस रूप में समाज को देखते थे। उनके धर्म में धार्मिक आडंबर नहीं था, धर्मांधता नहीं थी। उन चीजों को परे रखकर वो एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते थे। एक स्वच्छ समाज के निर्माण की परिकल्पना उनके मस्तिष्क में थी, और अपनी उत्साह से, अपनी ऊर्जा से वह उसको फलीभूत करना चाहते थे। एक देखिएगा बड़ा रोचक प्रसंग कि स्वामी विवेकानंद ने यह विद्रोही बयान दिया था
कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को, जो जनता है, जो लोग हैं, उस समय की जो जनसंख्या थी, तो उनको 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। वास्तविक जो देवी देवता है वो ये व्यक्ति हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनको स्थापित करने की आवश्यकता है। जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वास्तव में पूजा के अधिकारी वे मूर्तियां नहीं है, वे व्यक्ति हैं जो इस समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस समाज को निर्माण किया है और जिनका कंधा इस समाज के निर्माण में लगा हुआ है, राष्ट्र के निर्माण में लगा हुआ है। वास्तव में उनकी पूजा होनी चाहिए। और याद आते हैं इस बिहार की पावन भूमि से ही वैसे रचनाकारों के लिए उसका सीमांकन करना उचित नहीं है, क्योंकि रचनाकार तो समूचे देश के रचनाकार होते हैं, समूची भाषा के रचनाकार होते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, अगर हिंदी साहित्य में शैली विशेष के रचनाकारों को याद किया जाता है तो राम वृक्ष बेनीपुरी, आचार्य श्री पूजन सहाय, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इन लोगों का नाम लिया जाता है। किसी आलोचक ने कहा भी था, और आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर कलानाथ मिश्र सर बड़े अच्छे से इसको रखते थे, कि किसी आलोचक का कथन था, आभूषण तो कोई भी स्त्री पहन लेती है, स्त्री है, आभूषण प्रियता है, आभूषण पहन लेती है, लेकिन उस आभूषण को चमकाने की कला सभी में नहीं होती है। वैसे ही लिख तो कोई लेता, लेकिन उसको कैसे चमकाना है, कैसे वह छम से उतर जाए साहित्य में, यह कला सब में नहीं होती है। तो कलम के जादूगर जो कलम से जादू करते हो, स्मृति पटल पर एक जादुई रेखा खींच देते हो, वैसे साहित्यकारों में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नाम लेते हैं। और एक रचना उनकी माटी की मूर्ति, उन्होंने उसकी भूमिका में इसी चीज का वर्णन किया है। इसकी पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि चारों तरफ नजर दौड़ाएं, हर तरफ देखें, देवताओं को कई स्थलों पर भ्रमण के दौरान देवताओं की मूर्तियां मैंने देखी, मंदिरों में गया, देवताओं के दर्शन किए, लेकिन वास्तविक देवता तो यह किसान है, यह मजदूर है जो धूल में लेटा हुआ है। सरस्वती पूजा निकट है, मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जा रही है, लेकिन जिस मिट्टी से हम मूर्ति बना रहे हैं उसी मिट्टी में इस मिट्टी का वास्तविक भगवान लौट रहा है, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। तो स्वामी विवेकानंद उनको, समाज के लोगों को, जो इस समाज का निर्माण कर रहे हैं, इस समाज को अन्न दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उसकी मूर्ति वो स्थापित करने की परिकल्पना करते हैं कि जिस समाज का हम निर्माण करेंगे वहां उन मूर्तियों को स्थापित करेंगे, वे मूर्तियां वहां पर होंगी। और एक कथन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, कहीं उन्होंने उद्धृत किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनका कहना था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद के लिए नकारात्मक कुछ भी नहीं था, सब कुछ उन्होंने सकारात्मक देखा, क्योंकि जो परिस्थितियां उनको नकारात्मक लग रही थी उनको बदल देने का विश्वास उनके भीतर था, वह उत्साह था। उस उत्साह में वो विश्वास रखते थे कि जो कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, श्रेयस्कर नहीं लग रहा है, उसको मैं बदल सकता हूं, और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। कई भाषाओं का ज्ञान था, कहीं वर्णन मिलता है 4 भाषा
5 भाषा 8 भाषा, लेकिन ये हम लोगों को निश्चित तौर पर पता है कि वो बहुभाषाविद थे और कई भाषाओं के जानकार होने के साथ साथ उन्होंने अपनी संस्कृति को ग्रहण किया। सांस्कृतिक रूप में देखते हैं कि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदांतों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया और उस सभी का निचोड़ लेकर आते हैं। मेरे दादा एक बार एक किस्सा सुना रहे थे, उसी में उन्होंने एक प्रसंग की चर्चा की थी कि जब वेद व्यास से पूछा गया कि पाप और पुण्य कैसे आप रेखांकित करेंगे, पाप और पुण्य को, तो उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार सारे वेद पुराणों को मैंने अध्ययन किया और इसी मत पर मैं पहुंचा हूं कि मेरे अनुसार आप मानकर चलिए, किसी को दुख देना पाप है और किसी को सुख देना पुण्य है। परोपकार करना पुण्य है और किसी को कष्ट पहुंचाना पाप है। तो पाप और पुण्य की बस इतना सा सीमांकन है, यही एक बारीक रेखा खींची गई है और इसी के ओर दोनों तरफ दोनों मौजूद हैं। तो विवेकानंद को जब हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद को जब हम देखते हैं, तो उनके यहाँ हम उपस्थित पाते हैं कि वह विश्व कल्याण, समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे और वह स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए उन्होंने युवाओं से आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ सन्यासी युवाओं की आवश्यकता है जो मेरा संदेश जन जीवन तक ले जाए, लोगों में संदेश फैलाए। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उनकी अपेक्षाओं पर यह समाज खरा उतरा है। हम खरे उतरे हैं, चूक तो हुई है कि ऐसे ऐसे सन्यासियों के रहते, ऐसे ऐसे विचारकों के रहते आज भारतवर्ष समुचित विकास नहीं कर सका है। तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ा असंतोष का कारण है। लेकिन इन्हीं विचारों के साथ चूंकि जो संदेश प्राप्त हो रहा है, उससे मैं 2 चीज़ें देख पा रहा हूँ कि मैंने समय भी कुछ अधिक ले लिया और कुछ अलग संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं, कुछ कामकाज जो था उसके लिए। तो मैं इन्हीं चीज़ों के साथ अपनी बात समाप्त करने का आज कोशिश करता हूँ, समेटता हूँ। फिर कभी जब हम उपस्थित होंगे, ये चीज़ें तो एक विचार विमर्श की चीज़ें हैं, जीवन में उतारने की चीज़ें हैं और इसका कोई ओर अंत नहीं होता है। जहाँ तक हम देखते हैं, जहाँ तक महसूस करते हैं, वहाँ तक ये सारी चीज़ें दृष्टिगत होती है। सुधा शर्मा मैडम दिख रही हैं पटल पर। मंजुला मैडम, आप तो निरंतर पटल पर उपस्थित रहती ही हैं। हमारे साथ जुड़े थे रत्नेश्वर सर, भूपेश प्रताप सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और DS तोमल सर थे, किसलय सर थे, आदरणीय गुरुदेव बद्री नारायण सर उपस्थित हैं। नियमित रूप से वो उपस्थित पूरे सत्र के दौरान वो उपस्थित ही रहे और उन्होंने मुझे सुना। तो विशेष रूप से मैं आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम निवेदित करता हूं। फिर किसी दिन जब मैं उपस्थित होता हूं, जुड़ता हूं, तो इन कड़ियों में काफ़ी कुछ कहने को रह जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें जब हम पटल से चले जाते हैं तब स्मरण में आता है, काफ़ी सारी बातें स्मरण में आती है। तो उन चीज़ों को समेटने का यह एक जीवन का सिलसिला है, उसको हम जारी रखेंगे। आज उपस्थित आप तमाम जनों को जिनका मैं नाम ले सका हूं या नाम नहीं भी ले सका, उन सबों को मैं आभार प्रकट करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। नमस्कार।